स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई मेंस परीक्षा के हिसाब से एक टॉपिक जो है वो है भारत में परमाणु विकास कार्यक्रम। तो भारत में परमाणु विकास कार्यक्रम ये कैसे होगा, इस पे ये लेक्चर आधारित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो हिस्ट्री अपन जानते हैं, जिसका इतिहास है वो इतिहास क्या है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1945 में, कुछ इस प्रकार से। फिर 1948 में, फिर 1954 में, ठीक, और फिर 1956 में। तो जो भी यहाँ पर आपको ईयर दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से हम शुरुआत करेंगे। जैसे आपने कभी बचपन में स्कूल वाले अध्ययन में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो यहाँ भी सेम वैसे ही है। एटॉमिक डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए कौन कौन सा प्रयास भारत में किया गया। 1945 में सबसे पहले ये जाने कि भारत में अगर ये पूछा जाए कि परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो परमाणु विज्ञान के पिता, परमाणु विज्ञान के जो पिता हैं, इनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, क्या नाम इनका? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में इनके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के सहयोग से ही भारत में शुरुआत हुआ परमाणु विज्ञान का। ठीक है, और आज की तारीख पर देख लीजिए एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक साइंस कितना बूम करता है, और एटॉमिक साइंस वर्तमान में कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1945 में एक संस्था स्थापित की गई, उसका नाम है TIFR। इसका नाम है टाटा। आई से बनता है इंस्टीट्यूट, एफ से बनेगा फंडामेंटल, एनआर से बनता है रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये है मुंबई में। कहाँ है आपका? मुंबई। और मुंबई में इसका जो स्थापना किया गया है वो स्थापना कई निजी संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। और ये पूछा जा सकता है बिल्कुल कि ये स्थापना कहाँ कब की गई, तो बताना है 1945 में की गई, मुंबई में की गई। 1948 जब आगे चलते हैं तो 1948 में सबसे पहले भारत सरकार के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम लागू किया गया। और इसे लागू करने के बाद 1948 में ही सबसे पहले परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन भी हुआ। मतलब कमीशन बनाया गया और एक्ट के माध्यम से हमने कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, ये कमीशन बनता है, कमीशन है, और वो अधिनियम है। 1954 में फिर हमने इसको थोड़ा व्यापक रूप दिया और हमने भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। तो विभाग कब स्थापित हुआ बोलने से ये स्थापित हुआ है 1954 में, और आयोग कब बोलने से 1948 में। ठीक है, 1954 में ही एक और ध्यान रखना है अपने को कि 1954 में ही हमारे पास एक और संस्थान बनेगा। वो संस्थान होगा, उसे कहते हैं हम लोग बार्क। बी से बनेगा भाभा, ए से बनता है एटॉमिक, और यहां पर रिसर्च एंड सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहां पर स्थापित है, तो याद रखिएगा ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है, उसी मुंबई शहर के पास में आपको मिलेगा ट्राम्बे। तो ट्राम्बे में ये मुख्यालय स्थित है
बार का। ठीक है, ये बातें कुछ स्टार्टिंग फैक्ट्स की है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए, इसमें हमने लिखा है परमाणु विज्ञान के बारे में। इनके जो पिता हैं वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और ये भारत में एटॉमिक साइंस डेवलप अगर हो पाया है तो इसका सारा श्रेय जाता है किनको? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, जब आपने नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ी ही है तो पहले नाभिकीय अभिक्रिया को हम तो नहीं पढ़ेंगे हालांकि, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का है। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमको अगली चीज जाननी है, इसके चरण, भारत में परमाणु ऊर्जा के चरण। ऊर्जा विकास के चरण। तो इस चरण में हम लोग क्या क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि इसके भारत में ये 3 चरणों में विकसित होगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में। ठीक है, एक सिंपल अगर मैं ब्रीफ करूंगा तो पहला चरण जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर पर आधारित होता है, तो उसे कहते हैं PHWR। ठीक है, ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। दूसरा होता है चरण, वो कहलाता है आपका FBR। और तीसरा जो है वो कहलाता है AHWR। तो यहां पर तीनों चरण हमने यहां पर देखा। ठीक है, तो तीसरा, पहला कहलाता है प्रेशराइज्ड, हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, फिर ये कहलाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। रिएक्टर और ये कहलाता है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। थोड़ी स्पेलिंग आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग से अपने कोई मतलब नहीं है खास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 3 भाग में डेवलप होने वाला है: प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो देखो, किसी भी पावर प्लांट में, एटॉमिक प्लांट के अंतर्गत, न्यूक्लियर प्लांट के अंतर्गत हमको जो चीजें जाननी है, वो न्यूक्लियर प्लांट के अंतर्गत होता क्या है, एक छोटा सा हम देखें तो किसी प्लांट के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले तो ईंधन बनाते हैं। ठीक है, और एक रिएक्टर, एक प्लांट के अंदर बनेगा, रिएक्टर बनेगा। प्लांट के अंदर क्या रहेगा आपका? रिएक्टर। और रिएक्टर के अंदर होता है रिएक्शन। रिएक्टर के अंदर क्या होता है? रिएक्शन। और रिएक्शन ही कहलाता है, इसे चूंकि इसके नाभिक में होता है, तो देखो, रिएक्शन के लिए अपने को चाहिए ईंधन। ईंधन जब जलेगा तो इस पर क्या होता है? ईंधन पे होती, जैसे मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी आपको, उसका नाम है जैसे मान लो यूरेनियम। हम पढ़ेंगे यूरेनियम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थोरियम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लूटोनियम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ जो है ये ईंधन कहलाता है। और इन्हीं पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है तो उसी बमबारी से इसके नाभिक टूटेंगे। ये सभी ईंधन के जो नाभिक हैं वो नाभिक टूटेगा, और टूटेगा उसके बाद ही वहां से ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, एक प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, लेकिन ध्यान रखना, न्यूट्रॉनों की जब बमबारी होती है, जब ऊर्जा निकलती है, तो न्यूट्रॉन जो है ये गति, न्यूट्रॉन की गति जो है, उस गति को नियंत्रित करने के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसमें लगाते हैं मंदक। ठीक है, जो उनकी गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और साथ ही इस सिस्टम के अंदर, संयंत्र के अंदर जो तापमान रहता है, संयंत्र के भीतर के तापमान को मेंटेन करने के लिए हम लगाते हैं इसमें शीतलक। मंदक को हम कहते हैं मॉडरेटर,
और शीलक कहलाता है कूलेंट। क्या कहलाएगा? कूलेंट। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। ये हमारे एग्जाम सिलेबस में नहीं है फिर भी, है ना। जैसे दो कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं हम लोग, एक कहलाता है नाभिकीय संलयन। जो लिख रहा हूं आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, जनरल क्वेश्चन में। और एक है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे नाभिकों को, छोटे छोटे नाभिकों को मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना, ये कहलाता है संलयन। जबकि दो बड़े बड़े नाभिक, है ना, दो बड़े बड़े नाभिक तो नहीं बोलेंगे, बट दो जब छोटे छोटे नाभिक जो हैं, दो जब एक बड़ा नाभिक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में टूटता है तो इसे कहते हैं विखंडन कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमको मिलता है, वो मिलेगा हाइड्रोजन बम। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बम। तो भाई हाइड्रोजन बम जो है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये बॉम्ब जो है ये एग्जाम्पल है किसका? तो नाभिकीय संलयन का। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रिंसिपल का नाम क्या है आपका? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। और टूटना मतलब फिजन होता है, ध्यान रखना। इसमें जैसे परमाणु बम, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, ये संयंत्र जो है ये पूरी तरीके से काम करता है जिस सिद्धांत उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो ये दो चीज आप याद रखोगे कि नाभिकीय संलयन बोलने से हाइड्रोजन बम है, और विखंडन बोलने से क्या रहेगा? परमाणु बम रहेगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग यहां पर। तो जब पहले चरण का विकास होता है, तो जो पहला चरण है, तो इस पहला चरण की बात करने वाले हैं जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं। पहला चरण, इसमें क्या क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले जो है इसमें जो रिएक्टर लगाया गया, वो रिएक्टर हमने वहां बताया है हालांकि पहले, जो रिएक्टर है वो नाम रहेगा PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और इसी रिएक्टर के माध्यम से हमने पहला एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित किया तारापुर में। ठीक है, तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र के तारापुर में पहला एटॉमिक पावर प्लांट ये स्थापित हुआ। दूसरा जो है जिसके सहयोग से स्थापित किया गया, उस देश का नाम, तारापुर इसके सहयोग से स्थापित किया गया, उसका नाम है USA। ठीक है। और इसी पहले चरण में जो भी स्थापित रिएक्टर हैं, वो सभी रिएक्टर जो है वो कहलाते हैं कैंडू रिएक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैंडू रिएक्टर। तो देखो इसमें ये बोल रहा हूं मैं आपको कि अभी इसमें जैसे मैंने कहा ना अभी कि किसी भी प्लांट में अगर देखा जाए तो नाभिकीय संलयन के लिए या नाभिकीय विखंडन के लिए जो भी चीज होगी उसमें हम देखो उसके भीतर तापमान को नियंत्रित करने के लिए शीतलक, कूलेंट या मंदक और मॉडरेटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं।
तो यहां पर वही बता रहा हूं कि पहले चरण वाले उस परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हमने मंदक के तौर पर जो मंदक है और साथ में जो मॉडरेटर है, मंदक और जो शीतलक है, मंदक और जो शीतलक है, मंदक मतलब जो स्पीड को कम, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, और शीतलक जो है ये तापमान को कम करेगा। तो मंदक और शीतलक के अंतर्गत यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंदक और शीतलक के तौर पे हमने भारी जल का इस्तेमाल किया। ठीक है, भारी जल को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरु जल बोलेंगे, इसको बोलते हैं हैवी वाटर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या बोलते हैं इसको? D2O। तो ध्यान रखना कि उस समय जैसे भारत में देखा जाए, अगर मैं थोड़ी बात करूं गुरु जल की, तो गुरु जल बोर्ड हमारे भारत में है ना, भारत में अगर देखूं मैं, तो भारत में 8 गुरु जल संयंत्र है। ठीक है, तो उसमें अगर ये देखें कि भाई कहां से चीजें अपनी शुरुआत होंगी, तो ठीक है, ठीक, मान लो कुछ हम मैप यहां से फाइल कर लेते हैं डाउनलोड, है ना। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे कुछ स्थान लोकेट करना है हमको, कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो सबसे पहले यहां पर पड़ता है, पंजाब पड़ता है ना। क्या पड़ेगा यहां पर? एक पंजाब पड़ेगा, और इसी पंजाब में जो चीजें आपको मिलेंगी, क्या मिलेगी, देखो पंजाब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि भारत में कहां पर जो गुरु जल बोर्ड है, केंद्र है, तो पहला है पंजाब में पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा गुजरात के वडोदरा में, ये गुजरात है, यहां पर रहेगा वडोदरा, वडोदरा। ठीक, तीसरा पड़ेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में उसका नाम है तूतीकोरिन, 3 हो गया। 8 की बात हुई है, पहला पंजाब में नांगल है नाम, पंजाब में क्या नाम है इसका? नांगल। ठीक है, वडोदरा में, गुजरात में क्या है नाम है? वडोदरा, गुजरात वडोदरा, और तमिलनाडु में क्या है? तूतीकोरिन, राजस्थान में कोटा। ठीक, 3 और एक 4। फिर उड़ीसा में है तलचर, तलचर, और महाराष्ट्र में है थाल, थाल, गुजरात में है हजीरा, ये तो वडोदरा ही है, साथ में यहाँ पे हजीरा भी है, हजीरा, और गुजरात के साथ साथ तेलंगाना में है मानगुरु। तो ये आपके जो पेजेस हैं, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है ना, तो चलेंगे आगे यहाँ पर। तो देखिए, जो पहला चरण चल रहा था, इस पहले चरण में हमने क्या क्या देखा, तो पहला हमने देखा यहाँ पर कि जो रिएक्टर है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है,
दूसरा, इसमें जो हमने स्थापित किया है प्लांट, उस प्लांट का नाम है तारापुर नाम है। ये पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर इसी तारापुर में हमने एक रिएक्टर बनाया है। प्लांट के अंदर रिएक्टर काम करता है, ध्यान रखना। उसका नाम है अप्सरा। अप्सरा। और ये सारा जो है किनके सहयोग से बना है, तो ध्यान रखना ये यूएसए के सहयोग से बना है। इस पहले चरण में स्थापित सभी रिएक्टर इसको हम लोग कहते हैं कैंडू रिएक्टर। ये लिखा हूं पहले में, आप कंटिन्यू इसको नोट करते जाएंगे, है ना। रिएक्टर। और उसके बाद जो आपको चीज मिलेगी यहां पर वो है कि गुरुजल बोर्ड की बात करते हैं। तो गुरुजल बोर्ड अभी जो मैंने बताया था, गुरुजल मतलब उसको कहते हैं भारी जल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग D2O बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई और शीतलक और मंदक के तौर पर, शीतलक और मंदक बता चुका हूं क्या है, इसके तौर पर हम D2O का इस्तेमाल ही करते थे। इसका प्रयोग करते थे D2O का। आप भी सेम पैटर्न में लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पहले चरण में जो हमने यहां पर अब बात करनी है, ईंधन की बात करनी है। ईंधन। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है ईंधन के लिए, कि जो ईंधन है वो यूरेनियम इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? यूरेनियम। तो इसमें पहले चरण में जो आप ईंधन के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, पहले चरण में प्रयोग किया गया ईंधन, ये कहलाता है परिष्कृत यूरेनियम। ठीक है। क्या कहलाएगा? परिष्कृत यूरेनियम हमने इस्तेमाल किया ईंधन। बिना ईंधन के तो कोई प्लांट चलने वाला है नहीं। देखो समस्या क्या आई, परिष्कृत यूरेनियम का इंपोर्ट हमको करना पड़ता था यूएसए से। ये इंपोर्ट कहां से होता था? यूएसए से। भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, ध्यान रखना कि इसमें बहुत खर्च होते हैं पैसे। तो हमने देखा कि यहाँ पे यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है। तो इंपोर्ट से जो खर्च बढ़ा, हमने फिर बोला कि नहीं, हम यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे। तो खर्च से हमने इस व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है। थोड़ी बातें हम करते हैं, है ना। तो इसका प्रयोग हमने बंद कर दिया। फिर ये भी आप समझ जाओ, जैसे मान लो कभी पूछेगा ना कि ईंधन के बारे में, तो यूरेनियम में, तो देखो इसमें क्या होता है कि यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, एटॉमिक नंबर 92 है, जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर कितना है? ये 92। और इसी यूरेनियम के दो प्रकार होंगे। ठीक है। पहला यूरेनियम 238, है ना। देखो परमाणु क्रमांक तो सेम है यहां पर, अब केवल केवल बदल रहा है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब परमाणु क्रमांक समान हो तो इसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक, है ना। और जब परमाणु द्रव्यमान समान हो, जब ये समान हो, तब इसे कहते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं हम इसको? समभारिक। एक समस्थानिक है और एक क्या है? समभारिक। जब परमाणु क्रमांक समान हो जाते हैं तब उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। जब परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसे कहते हैं हम लोग समभारिक। ठीक। इसी परमाणु 92 सेम परमाणु क्रमांक वाले दो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान वाले यूरेनियम, एक मिला यूरेनियम 238 और एक में मिला यूरेनियम 235। देखो प्रकृति में इसकी जो मात्रा है वो है केवल और केवल 0.7%, जबकि इसकी जो मात्रा है ये पॉइंट है 99.3 परसेंटाइल। इसका वेटेज है, इसकी उपलब्धता है। दोनों को उपलब्धता ध्यान रखेंगे कितनी कितनी है, और प्रयोग होता है ये। तो ऐसे में इस कम मात्रा की, तो ऐसी मात्रा 0.7% है, प्रयोग भी किया जा रहा है, तो इसलिए इसकी मात्रा खपत हो रही, तो इसके लिए इंपोर्ट कराना पड़ा। तो हमने बोला कि क्यों ना हम इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढे। तो इंपोर्ट से कहीं बेहतर है कि हम क्या ढूंढे? इसका अल्टरनेटिव ढूंढे। तो हमने क्या किया कि इसी को हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो सीधी सी बात है कि जैसे उसी यूरेनियम 235 हम प्रयोग करते हैं, और कभी मान लो आपको दिखाई पड़े कि प्राकृतिक यूरेनियम
से क्या समझते हैं? प्राकृतिक यूरेनियम मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके तीन भाग, कि प्रकृति में यूरेनियम के जो तीन भाग मिलते हैं वो है यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 और एक होता है यूरेनियम 238। अभी हमने लिखा था प्रीवियस पेज में 38 का परसेंटाइल लगभग 99.3% है। अगर इसको मैं और बांटना चाहूं तो 99.2% इसका 34 का 0.0058% और इसका है 35 का 0.715%। ये इसका प्रतिशत है। ये सभी मिला के जब ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक यूरेनियम कहते हैं। मतलब नेचर में हमारे को यूरेनियम इस परमाणु द्रव्यमान के मिल रहे हैं। द्रव्यमान अलग अलग है, क्रमांक सेम है। जब क्रमांक सेम है तो ऐसे में ही ध्यान रखना कि इनको जब परमाणु क्रमांक सेम होता है, मैंने बोला परमाणु क्रमांक सेम होने पर इसको कहते हैं समस्थानिक, इसे कहते हैं आइसोटोप्स। और जब परमाणु द्रव्यमान समान हो, हालांकि यहां परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो इस परमाणु द्रव्यमान के समान होने पर उसे कहते हैं आइसोबार। ठीक, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग संवर्धित यूरेनियम। क्या बोलते हैं इसको? संवर्धित यूरेनियम। क्या होता है यूरेनियम? इसका अर्थ यह होता है कि जब किसी भी ईंधन में यूरेनियम 235 को याद कर लो भैया ना, 35 की मात्रा बढ़ाई जाए, इस मात्रा में वृद्धि हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवर्धित यूरेनियम कहते हैं। इसे कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। ठीक, ये हुआ। देखो बहुत महंगा होता है। 1 ग्राम यूरेनियम की कीमत लगभग 31,25,000 करोड़ रुपए। सोचो कितना इसका वैल्यू होता है। ये तो बात पहले चरण की हो गई। अब वहीं पर हम देखेंगे जो अगला चरण हमको मिलता है उसे हम कहते हैं द्वितीय चरण। तो इस द्वितीय चरण में हमने जो रिएक्टर इस्तेमाल किया उसे कहते हैं एफबीआर। ठीक, फिर इसी समय 1985 में हमने स्थापित किया तमिलनाडु के कलपक्कम में, ठीक स्थान पड़ता है, वहां पर हमने स्वदेश निर्मित रिएक्टर और जो रिएक्टर का नाम था उसका नाम था कामिनी। इस रिएक्टर का नाम कामिनी। ठीक, और इस चरण में हमने जो ईंधन इस्तेमाल किया, इसके पहले जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे थे वो ईंधन क्या था? परिष्कृत यूरेनियम था। यहां पर हम प्राकृतिक यूरेनियम के साथ ठीक प्लूटोनियम 239 239 का प्रयोग किया गया और इस प्रयोग से
जो हम इसको और क्या नाम देते हैं, देखो प्राकृतिक यूरेनियम के साथ तो ठीक है, बट यूरेनियम प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हुआ, मतलब देखो यूरेनियम अब इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है साथ में प्लूटोनियम। तो यहां पर ध्यान रखना कि 239 इसका परमाणु द्रव्यमान है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। ठीक, ये हुआ। फिर इसके बाद चलते हैं तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में हम चलें, तीसरे चरण के अंतर्गत जो हमने इस्तेमाल किया वो क्या था, जो हम इस्तेमाल किए वो इस्तेमाल किए थोरियम। इसको समराइज करूंगा लास्ट में, थोरियम, टीएच इसका, ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है, और ये सारे के सारे आधारित थे किस पर, तो यूरेनियम 233। देखो ये ध्यान रखना कि उस 33 से, है ना, ये ध्यान रखना थोरियम प्राप्त कहां से होता है, ये होता है मोनोजाइट से होता है, और हमारे भारत में मोनोजाइट का पर्याप्त भंडार है। जैसे कि केरल में आपको मिलता है मोनोजाइट, तो इस रेत से मिलता है, क्या मिलता है अपने को, थोरियम मिलता है। और थोरियम की प्राप्ति होगी यूरेनियम 233 से। ठीक, क्योंकि अपने को थोरियम ही इस्तेमाल करना है। थोरियम कहां से लेके आओगे, यूरेनियम 233 के ऊपर न्यूट्रॉनिक जब बमबारी होगी तब फिर उससे क्या मिलेगा अपने को, थोरियम मिलेगा, ऐसा समझो इसको, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे थोरियम उपलब्ध है, और थोरियम से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, यूरेनियम 233 प्राप्त करेंगे। और देखो इसी 233 का जो प्रयोग है, अभी मैंने बोला है तमिलनाडु का प्रयोग, तमिलनाडु के कामिनी रिएक्टर को चलाने में किया जा रहा है, कि ऑपरेशन में चल रहा है। ठीक है, एक करंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन ये बनेगा कि इसी कल्पक्कम में, है ना, देखो जो प्रयोग तमिलनाडु जो मैंने बोला कल्पक्कम, इस कल्पक्कम के अंतर्गत जो कामिनी रिएक्टर है, इसी के साथ साथ करंट से क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताइए कि जो नया रिएक्टर बन रहा है आपका, उसका नाम भवनी, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भवनी रिएक्टर। ये कौन से प्लांट में स्थापित हो रहा है, ध्यान रखना वो तमिलनाडु के कल्पक्कम में ही स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी ऑब्वियसली क्या इस्तेमाल होने वाले ईंधन के तौर पे, 233, क्योंकि कामनी रिएक्टर भी किससे हुआ है, तो 233 से हुआ है। और इस समय AHWR एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, इसकी स्थापना की गई। ठीक, ये कुछ बातें हुई। अब चलेंगे भारत में जो प्रमुख परमाणु संयंत्र है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर वीडियो स्लो चले तो आप बिल्कुल इसको फास्ट करके देखिए, क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल, मैं मतलब मैं स्पीड को मॉडरेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रैंडम समय बना रहे हैं हम लोग। देखिए पहले जो स्टेट हमको यहाँ पर मिलेगा वो स्टेट कौन कौन से होंगे, तो पहले हमको यहाँ पर उठाना है कर्नाटक, कर्नाटक। दूसरा उसके ऊपर पड़ेगा अपने को महाराष्ट्र। तीसरा पड़ेगा गुजरात। फिर मिलेगा अपने को राजस्थान। ठीक, फिर मिलेगा उत्तर प्रदेश। फिर मिलेगा नीचे में तमिलनाडु। इतने राज्यों में हमारे पास वर्तमान में प्लांट संचालित है। यूपी में जो नाम है वो नाम रहेगा नरौरा। तमिलनाडु में दो नाम याद रखना है अपने को, एक का नाम कलपक्कम, हम पढ़ ही रहे हैं अभी, कलपक्कम, और एक का नाम है कुडनकुलम।
राजस्थान में नाम है रावत भाटा, और गुजरात में नाम पड़ता है काकरापाड़, और महाराष्ट्र में नाम पड़ेगा तारापुर, और कर्नाटक में रहेगा कैगा। ठीक है, ये सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो प्रस्तावित है उनको मैं इस येलो कलर से लिख रहा हूं, जैसे हरियाणा में फतेहाबाद, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, येलो वाला सबका सब जो है ना प्रस्तावित है, गोरखपुर, और राजस्थान में है बैंसवाड़ा, क्या नाम उसका, बैंसवाड़ा, ये प्रस्तावित है। अगर हम देखें सहयोग किनका किनका मिला है, तो रावत भाटा जो है ये जैसे महाराष्ट्र में तारापुर, तारापुर बना है यूएसए के सहयोग से, रावत भाटा बना है कनाडा के सहयोग से, कलपक्कम बना है, ये देखो स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। कलपक्के के बाद मिलता है नरौरा, ये भी अपने को मिलता है स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक, फिर मिलेगा काकरापाड़ जो है, ये भी स्वदेशी तकनीक से आधारित है। फिर कैगा, कैगा जो है ये भी स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। और जो अभी कुडनकुलम है ये आपका रूस के सहयोग से बन रहा है। और महाराष्ट्र में एक और है, ध्यान रखना, वो भी प्रस्तावित ही है, उसका नाम है जैतापुर, ये फ्रांस के सहयोग से बन रहा है। अगर क्रम देखेंगे है ना वर्ष के आधार पर, तो वर्षानुसार जो क्रम है स्थापना, तो पहला है तारापुर, ठीक, दूसरे स्थान पे रावत भाटा, इसको हम नंबरिंग यहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्थान पे तारापुर, थोड़ा हम इसको नंबरिंग बड़े से कर लें, तारापुर, सेकंड पे नाम है रावत भाटा, थर्ड पे नाम है कलपक्कम, फोर्थ पे नाम है नरौरा, पांचवे पे नाम है काकरापाड़ा, पांचवे पे नाम है काकरापाड़ा, छठवें में कैगा, सातवें में कुडनकुलम, ये क्रम है। ठीक है, तो ये तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए, फिर भी ये 1969 तो याद कर ही लिए रहो कि जो हमारे पास तारापुर है ये 1969 में स्थापित हुआ है। ये तो बात हुई मान लो मैप के अंतर्गत चीजों की। देखो समझने वाली बात यह है कि एक बार जैसे एक मैप और बना सकते हैं इसमें, उसमें क्या रहेगा कि कौन कौन से रिएक्टर जो कि यहाँ पर स्थापित है, भारत के परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ पर स्थापित है, जैसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे यहाँ पर भी। फिर बोलूंगा मैप को आप साथ में बनाइए या फिर इसको साथ सीधे आगे फॉरवर्ड करके बढ़ाइए, टाइम नहीं देना है आपको ज्यादा। ठीक है, इस वाले मानचित्र में क्या क्या मिलेगा, तो जो हमने यहाँ पर महाराष्ट्र में बनाया है, तारापुर बनाया है, बहुत सारे यहाँ पे रिएक्टर में, जैसे पहला नाम तो अप्सरा ही है, ठीक, दूसरा है साइरस, साइरस, तीसरा मिलेगा जर्लिना, फिर मिलेगा पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को हमने वन बंद किया और बनाया पूर्णिमा टू, इसको बंद किया और इसको विस्तार दिया और बनाया पूर्णिमा थ्री। ठीक है ना, ये हुआ यहाँ पर। और एक और बनता है यहाँ पर, उसका नाम है ध्रुव, क्या नाम इसका, ध्रुव। फिर चलेंगे यहाँ पर
तमिलनाडु में एक का नाम है कलपक्कम। तो कलपक्कम में ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है इसी कलपक्कम के अंतर्गत जो नाम रिएक्टर है कामिनी, और एक अभी बोला हूं भवनी। ठीक, इसको याद रखना है। कामिनी रिएक्टर और क्या है तो भवनी रिएक्टर। ये भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर्स हैं। ठीक है। और ये याद रखना कि जो ध्रुव है, जो पूर्णिमा 3 है, इसको हम इस कामिनी रिएक्टर का अग्रगामी मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग उसको? अग्रगामी मानते हैं। ये हो गया। ये सब बंद हो गया ना। 19 पूर्णिमा 1 जो है 1974 में बंद हुआ, बंद। पूर्णिमा 2 जो है 1984 में स्थापित तो हुआ बाद में, लेकिन वही है कि इसे स्थापना वर्ष पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अप्सरा जो है 1956 का स्थापना है, बाकी नहीं पूछना चाहिए इतने डीप में क्या क्या स्थापित हुआ है, कब कब स्थापित हुआ है। तो सबसे पहला रिएक्टर कहलाता है अप्सरा कहलाता है, रिएक्टर अप्सरा। ये पड़ता है महाराष्ट्र के तारापुर प्लांट में। ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि और कुछ भारत में कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो कि एटॉमिक रिसर्च से संबंधित हैं। एक रैंडम समय बनाना है आपको भी। यहाँ पर देखो, जो पहला चीज आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा सबसे पहले तो मुंबई। मुंबई में यहाँ पर है बार्क। ठीक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेंटर। और इसकी स्थापना हुई है 1954 में। ठीक है, कब? 1954। फिर दूसरा जैसे हमने मुंबई में देखा है, उसका नाम है TIFR। मुंबई पास ट्राम्बे नाम है, क्या नाम है उसका? ट्राम्बे। तो ट्राम्बे याद रखना कि जैसे ट्राम्बे में यहाँ पर हमको मिल गया है ना, मुंबई में हमको TIFR मिलता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये 1945 में स्थापित किया गया है। वैसे ही झारखंड में पड़ता है अपने को जादूगुड़ा। क्या पड़ेगा? जादूगुड़ा। तो झारखंड की जादूगुड़ा में हमको मिलेगा यूरेनियम निगम लिमिटेड। क्या मिलेगा? यूरेनियम निगम लिमिटेड। यहीं पे बंगलुरु, कर्नाटक में पड़ता है। तो बेंगलुरु में हमको मिलेगा रमन अनुसंधान केंद्र। क्या मिलेगा? रमन अनुसंधान केंद्र। और यहीं पर मुंबई के पास ऊपर में इंदौर, एमपी में पड़ेगा अपने को इंदौर। इंदौर में हमको मिलेगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी याद रखना, ये ऐसा नाम है। ये कहाँ पर मिलेगा अपने को? इसी इंदौर में। फिर यहीं पर हमको मिलता है हैदराबाद। तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट में क्या पड़ेगा अपने को? हैदराबाद पड़ेगा। तेलंगाना के हैदराबाद में यहाँ पर आपको देखना है कि परमाणु खनिज, खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय। अन्वेषण मतलब खोज होता है। ये तेलंगाना के हैदराबाद में पड़ेगा। ठीक है। और मुंबई में ही आपको मिलेगा हैवी वाटर बोर्ड। क्या रहेगा? हैवी वाटर बोर्ड। हैवी वाटर बोर्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क और TIFR तीनों पड़ता है मुंबई में, है ना। और यहाँ पर बेंगलुरु में क्या नाम है? रमन अनुसंधान के। इंपॉर्टेंट सारे के सारे संस्थान है। ठीक। और जैसे मान लो कभी
कुछ देखना हो जैसे दुर्घटनाएं हमारे भारत में या पूरे विश्व स्तर पर, ये करंट बेसिस पर ही चल रहा है चीजें। या पहले देखो भारत में परमाणु परीक्षण कब कब हुआ, और ये देखेंगे परमाणु परीक्षण कब कब होता है। तो अब तक भारत में दो बार परमाणु परीक्षण हुए हैं, एक 1974 और एक हुआ है 1998। तो जब ये हुआ तो ध्यान रखना ये 18 मई की तारीख है, और यहां पर अपने को 11 से लेकर 13 मई याद रखना है। मई के महीने में हुआ है। इसमें पीएम थी इंदिरा गांधी, और सेकंड दौर पे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इंदिरा गांधी के समय पर जब ये हुआ तब इसको नाम दिया गया बुद्ध मुस्कुराए। क्या नाम था? बुद्ध मुस्कुराए। और अटल जी के समय पर जब बातें हुई तो जब इसको नाम दिया गया शक्ति। ठीक है, दो ही एटॉमिक टेस्टिंग हुआ, याद रखना। फिर चलेंगे आगे तो हम लोग भारत विश्व की परमाणु दुर्घटनाएं। तो देखिए दुर्घटना तो हुई है, वो दुर्घटनाएं कहां कहां हुई है। एक तो हुआ है यूक्रेन में, जो देखो अभी चर्चित कंट्री है यूक्रेन। तो यूक्रेन में 1986 में एक न्यूक्लियर जो डिजास्टर होता है वो चेरनोबिल शहर में हुआ था, तो इसे कहते हैं चेरनोबिल। यूक्रेन के जो शहर है उसका नाम क्या है? चेरनोबिल। ठीक। दूसरा है कि साथ में 1986 के अलावा वैसे ही हमारे 11 में, तो 11 में जो फुकुशिमा मतलब जापान के फुकुशिमा में ऐसी घटना घटी। और वैसी घटना हमको मिलती है 1979 में यूएसए के 3 माइल आइलैंड। मान लो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कब हुआ है? 1979। कहाँ का है ये? यूएसए का है। फिर हम चलेंगे फुकुशिमा जो दुर्घटना है ये कब हुआ है? 2011 में हुआ है। ठीक है। और एक तो प्रसिद्ध है 1945 के दो, एक तो 6 अगस्त की बात है और एक आपको 9 अगस्त की बात है। तो 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा में, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को होता है नागासाकी। ठीक है, ये प्रसिद्ध है तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 9 अगस्त और 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब अटैक होता है। ठीक, ये हुआ। तो पूछा जाता है, मान लो कभी ये, हालांकि चूंकि चर्चित है, तो 6 अगस्त को ही 1945 को जब हिरोशिमा लॉन्च किया गया था, तो इस समय 6 अगस्त को 1945 में जो एटॉमिक बॉम्ब रिलीज किया गया था, एटॉमिक, तो इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम क्या था? ये नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी में, नागासाकी में जो बम फेंका गया था उसका नाम था फैटमैन। ठीक, ये दो चीज याद रखना। एक 1945 का है 6 अगस्त में, और वैसे ही 1945 में 9 अगस्त को हमको मिलता है एक लिटिल बॉय, और दूसरा क्या मिलेगा? फैटमैन। ठीक है, दो चीज याद रखना। फिर अगर मान लो कुछ संस्थान आप देखना चाहेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये कुछ ब्रीफ है ना, एटॉमिक इस कार्यक्रम का एक समराइज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम को बोला है, तो पहला जो स्टेज है, दूसरा जो स्टेज है, और जो तीसरा जो स्टेज है, तो पहले स्टेज और दूसरे स्टेज और तीसरे स्टेज में फर्क क्या है कि इसमें हमने जो रिएक्टर इस्तेमाल किया PHWR, इसमें किया FBR, और इसमें किया
AHWR। ठीक है, इसमें ये तो हमारे पास ये तो रिएक्टर हो गया। इसमें बोला गया ईंधन, यहां पर इस्तेमाल किया गया यूरेनियम, यहां इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम, और इसमें इस्तेमाल किया गया थोरियम। ठीक, मैंने ये ईंधन की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इस वाले चरण में जो नेचर है वो क्या रहेगा, ये सभी के सभी विदेश आधारित थे। इनका नाम कभी आप देखना, उसमें लिखा हो कैंडू रिएक्टर्स, ज्यादा में कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। और इसमें हमने स्वदेश निर्मित रिएक्टर्स हमने यहां पर बनाए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इन सभी को हम ध्यान रखें। और से मान लो, इसको और क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्लूटोनियम या यूरेनियम प्लूटोनियम, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। और इसी थोरियम का इस्तेमाल करके हम इसमें यूरेनियम 233 इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो ये एक उसका है कार्यक्रम को हमने यहाँ पर भी बताया आपको, कार्यक्रम कैसे लॉन्च हो रहा था। ठीक है, ये वीडियो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं सभी बच्चों को, और जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे कुछ वीडियो अपलोड्स करने वाला हूँ मैं एसआई के पर्पज से, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।